नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं कहानीकार के.आर. भारती की कहानी संग्रह गोरख एवं अन्य कहानियां की समीक्षा। समीक्षक हैं वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ। हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं से संबद्ध के.आर. भारती का जन्म हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में हुआ है। विज्ञान में स्नातकोत्तर होने के बावजूद उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रही है। विभिन्न जिलों और सरकार के प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य की बेहतरीन सेवा की है। उनकी कृतियों में विभिन्न शोध, प्रबंध और लेख देश के अग्रणी समाचार पत्रों में निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। उनके दो काव्य संग्रह पीपल से पॉपुलर और पहाड़ पर रक्तपात प्रकाशित हुए हैं। उनकी अन्य पुस्तकों में पांगी और पंगवाल, चंबा, हिमालय अमेजिंग लैंड एंड यूनिक कल्चर, ट्रेवल्स टू हाईलैंड ऑफ हिमाचल प्रमुख कृतियां हैं। भारती जी हिमाचल के हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में निरंतर कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं के.आर. भारती के कहानी संग्रह गोरख एवं अन्य कहानियां की समीक्षा सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से आज आपके सामने एक कहानी संग्रह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कहानी संग्रह का शीर्षक है गोरख एवं अन्य कहानियाँ। इस संग्रह को भावना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है और कथाकार हैं श्री के.आर. भारती। के.आर. भारती जो रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर हैं, कविता, कहानी और लेख आदि हिंदी और अंग्रेज़ी में काफ़ी लंबे समय से लिखते रहे हैं और अब ये समीक्षा में भी अपना हाथ आजमाने लगे हैं और शीघ्र ही इनकी समीक्षा की एक पुस्तक हमारे समक्ष आने वाली है। प्रस्तुत संग्रह में ठेठ गांव देहात की कहानी है जो आजकल बहुत कम होती जा रही हैं। संभवतः कथाकार जो गांव छोड़कर शहर और कस्बों में आ बसे हैं, उस ये कारण हो सकता है कि उनके अपने मूल स्थान को छोड़ने के कारण इस तरह की कहानियाँ हमारे समक्ष नहीं आ रही हैं। यद्यपि कुछ लोग घर गांव की याद में जीते हैं और फिर भी कुछ न कुछ अपने गांव के बारे में, देहात के बारे में और उस जीवन के बारे में लिख पाते हैं। ऐसे ही बिरले कथाकार हैं के.आर. भारती, जिन्होंने गंवई जीवन को बड़ी शिद्दत से उकेरा है। कहानियों में ठेठ देहात के प्रसंग, वहीं की शब्दावली और वहीं का मुहावरा लेकर प्रकट हुए हैं। हरिया, करतारा, रत्नों, संसारी, जालम, बुधिया जैसे नाम पाठक को उसी ग्रामीण वातावरण में ले जाते हैं। संग्रह की पहली कहानी है गोरख नाम से। ये हमें प्रेमचंद के दो बैलों की कथा की शैली को याद करवाती है, लेकिन एक सीधी सादी शैली में नए धरातल के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण ये कहानी बहुत दूर तक मार करती है। गोरख बैल के प्रति कथा नायक की निश्चल आसक्ति, अबोध बाल सुलभ प्रेम की एक अद्वितीय तस्वीर हमारे सामने आती है। गोरख को बेचने के दुखदायी क्षणों में बच्चे का प्रलाप हृदय ग्राही है और वे ऐसे प्रश्न उठाता है कि कल यदि हमसे गलती होगी तो क्या हमें भी बेच डाला जाएगा। ऐसे प्रश्न सोचने पर विवश करते हैं। कहानी के अंत में बालक का बैल से जो वार्तालाप दिखाया गया है वो कहानी का एक चरम कहा जा सकता है। दूसरी कहानी में महेंद्र एक दूरस्थ और कठिन इलाके में नौकरी करने जाता है।
और ऐसा समझा जाता है कि उसके नवेली पत्नी के कारण उसे ये नौकरी मिली है, क्योंकि ज्योतिषी ने उसे ऐसा ही बताया होता है। किंतु समय के साथ उस दुर्गम क्षेत्र में काम करते हुए मकान मालिक की लड़की शोभली से परिस्थितिवश महेंद्र का सानिध्य बढ़ जाता है और शोभली का गर्भवती होना एक कथा में नया मोड़ ले आता है। ब्याहता पत्नी सोहिनी को दूसरे ब्याह का पता करने पर बहुत दुख होता है और वह खुद उस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ के एसडीएम और शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाती है, जिससे महेंद्र को नौकरी से हटा दिया जाता है। एक सीधी सादी भाषा में एक यथार्थ और कड़वा यथार्थ पेश करना कथाकार का अभीष्ट रहा है। ऐसा प्रायः कबायली इलाकों में देखने में आता है कि कर्मचारी लोग वहाँ भी अपना विवाह कर लेते हैं, जबकि वे पहले से विवाहित होते हैं। एक और कहानी है रंग में भंग। ये कहानी शादी के समय बिजली और पानी के कर्मचारियों की सेवा ना करने से ऐन मौके पर बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। लोग कुएं से और बावड़ी से पानी भरते हैं जहां पर कीड़े पड़ गए हैं। आखिर बिजली पानी वालों को बोतल सहित निमंत्रण देने पर यह व्यवस्था चालू कर दी जाती है, लेकिन उस दूषित पानी के पीने से सबको आंतरशोध हो जाता है, जिसमें दूल्हे के चाचा नानक की मृत्यु हो जाती है। शादी ब्याहों में जहाँ शराब पीने का बढ़ता दुराचार है, वहीं गाँव में बिजली पानी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार दिखाया गया है, जो आज गांव-गांव में बस गया है। गांव और देश से प्रतिभाओं के पलायन पर एक कथा और है, जिसका नाम विडंबना है। करतारा के दोनों बेटे पढ़ लिख कर विदेश क्या गए, वे वापस ही नहीं लौटे। उधर उसकी बेटी अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेती है और आगामी भविष्य का एक सुनहरा सपना देखने वाला करतारा हताशा के अंधकार में डूब जाता है। एक और कहानी है फौजी चाचा नाम से। फौजी, जिसे सभी चाचा कहते हैं, उसकी हार्ट अटैक होने से मृत्यु दिखाई जाती है, जबकि उसके बेटे ने रात को झगड़े के बाद उसके सिर में चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। बेटा भी पुलिस में नौकरी कर रहा है, अतः कोई उसकी शिकायत नहीं कर पाता और गांव के लोग उसका साथ नहीं देते और अस्थियां उठाने के लिए भी बड़ी कठिनाई से 2-4 लोग ही वहां पर पहुंचते हैं। इस तरह की परीक्षा गांव में देनी पड़ती है। जो लोग इस तरह अपने माँ बाप को दुखी करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, ये कहानी का एक सूत्र वाक्य कहा जा सकता है। एक और कहानी घुटन शिमला में गांव से आकर रह रही एक माँ की कहानी है, जिसमें शिमला में बर्फ़ की ठंड से उसे अजीब से माहौल में रहने पर विवश होना पड़ता है और अंततः उसे अल्सर हो जाता है, जिसके ऑपरेशन के लिए बेटा उसे बहुत कठिनाई से तैयार करता है। दुर्भाग्यवश ऑपरेशन सफल नहीं होता और माँ की मृत्यु हो जाती है। कुछ इसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ भी कही गई हैं, जैसे एक कहानी है हरजाना, जिसमें लाला घटिया और ख़राब सामान बेचता है, मगर उधार लेने के कारण लोग उसका प्रतिवाद नहीं कर पाते। स्कूल में अधिकारी को बच्चों को सजग किया जाता है, जिससे प्रेरित होकर एक लड़का उसे उधार में फफूंद भरी न्यूट्री देने पर शिकायत करता है और अंततः कानूनी कार्रवाई से वह बच्चा सफल होता है। किस्सा कुत्ते का एक और कहानी है, जिसमें एक कुत्ते के सड़क में मरने और उसके लाश से सड़ांध आने की खबर छपती है, जिसमें नगर पालिका से पुलिस और एसडीएम से लेकर
पंचायत तक सभी हरकत में आ जाते हैं, लेकिन अंततः उसे कोई उठाता नहीं और गीदड़ कुत्ते ही उस जगह की सफाई करते हैं। एक कहानी वजीफ़ा नाम से है, जो जेल सुधारों के परिणामों को दर्शाती है कि किस तरह एक पानी को लेकर हुए विवाद में एक फौजी जालम गुस्से में बुधिया पर गोली दाग देता है और बुधिया को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां हार्ट फेल होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर बुधिया को जेल हो जाती है, लेकिन वो जेल ऐसी है कि जिसमें बहुत सुधार हो चुका है और वह बार बार पैरोल पर घर में छुट्टी आता है। ऐसा लगता है गांव वालों की कि वो जेल में होकर कहीं पर नौकरी लगा होगा। एक बिस्तर गोल नाम से नगर पालिका और विधानसभा चुनावों के चित्रण के साथ चुनावी माहौल में किस तरह चुनाव की मार अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ती है उसको दर्शाती है। नेता लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और अंततः कर्मचारियों को अपना बिस्तर बांधकर बदली के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अंतिम कहानी एक नौकर की कहानी है, जिसे पिता की मृत्यु के बाद एक ढाबे में एक सर्वेंट के तौर पर काम करना पड़ता है, लेकिन ढाबे के मालिक के बीमार हो जाने पर उसे ढाबे का मालिक ही एक डॉक्टर के यहाँ सर्वेंट रख देता है, जिसका काम वहाँ डॉक्टर के बच्चों को स्कूल से लाना और स्कूल छोड़ना होता है। वे अपने बेटे गौरव को बड़ी कठिनाई से कॉलेज तक पढ़ाने की प्रबंध करता है, वहाँ नौकरी करते हुए भी, लेकिन उसका बेटा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होने पर पिता को उसे अपना सर्वेंट बताता है जब पिता उससे मिलने जाता है। इस तरह इन कहानियों में बड़े सरल और सहज ढंग से व्याख्या की गई है, उसी सरलता से लिखी गई हैं जो पाठकों के मन में धीरे धीरे उतरती जाती हैं और गांव में फैली अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, आपसी मनमुटाव, वैर विरोध, लड़ाई झगड़े और ग्राम्य जीवन की उन तमाम कठिनाइयों को उजागर करती हैं जो आज भी हमारे ग्राम्य जीवन में फैली हुई हैं। वहाँ के स्रोत सूख गए हैं, संवेदनाएं सूख गई हैं और गांव से शिक्षित युवा किस तरह देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक पलायन कर रहे हैं और उनका परिवार जो पीछे छूट गया है वो एक बिछोह के साथ पीड़ादायक ज़िंदगी गुजार रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारती जी की कहानियों में जो एक विषय लिया गया है जो प्रायः आजकल की कहानियों में हमें देखने में नहीं मिलता, गांव का, देहात का, उस दृष्टि से ये कहानियाँ बहुत ही पठनीय हैं और हमारा ध्यान उन गांव की विशेषताओं, वहाँ की समस्याओं की तरफ बखूबी दिलाता है, जो हम आज देख रहे हैं कि किस तरह गांव के लोग वहाँ झेल रहे हैं और वहाँ से जो उनकी संतानें हैं वो शहर में पलायन कर गई हैं। धन्यवाद।